हेलो क्लास। कैसे हैं आप सब लोग? आई थिंक सभी अच्छे होंगे और प्रिपरेशन कर रहे होंगे। तो माई सेल्फ निखिल श्रीवाल। और आज हम कर रहे हैं अपने एक एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट पावर सिस्टम सेकंड की नेक्स्ट यूनिट। 2 यूनिट हमने कर लिए, फर्स्ट और सेकंड। आज हम इसकी थर्ड स्किप करके फोर्थ यूनिट कर रहे हैं, जिसके अंदर कुछ पार्ट हमारा थ्योरीटिकल है, जो कि इजी होता है हमारे हिसाब से। और बाकी वही डेरिवेशन रहेगा। न्यूमेरिकल पोर्शन नहीं है, कुछ सिंपल सिंपल से डेरिवेशन होंगे और कुछ नए टॉपिक्स होंगे जो हमने आज से पहले नहीं देखे हैं, बट कुछ अच्छा सीखने को मिलेगा इस यूनिट में हमें। तो करते हैं यूनिट स्टार्ट। यूनिट फोर्थ कर रहे हैं आज हम। फर्स्ट यूनिट फॉल्ट एनालिसिस थी, सेकंड लोड फ्लो एनालिसिस थी, एंड थर्ड थे ट्रेवलिंग वेव्स, जो हम स्किप कर रहे हैं। हम कर रहे हैं फोर्थ यूनिट स्टेबिलिटी इन पावर सिस्टम। स्टेबिलिटी की बात करेंगे इस यूनिट में हम। और ईच यूनिट कैरी इक्वल मार्क्स, मतलब 40 मार्क्स हमें ईच यूनिट से मिल रहे हैं। कुछ प्रीवियस ईयर्स हैं जो कि आप देख पा रहे होंगे। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, सबसे पहले ड्राइव एन एक्सप्रेशन फॉर मैक्सिमम पावर बिटवीन टू नोड्स। नेक्स्ट, ड्राइव द स्विंग इक्वेशन। स्विंग इक्वेशन मोस्ट 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 इंपोर्टेंट इस यूनिट के लिए। कह सकते हैं कि पेपर में यही स्विंग इक्वेशन आपको देखने को मिलने वाली है। ठीक। उसके बाद है एक्सप्लेन इक्वल एरिया क्राइटेरिया। एक इक्वल एरिया क्राइटेरिया के नाम से एक डेरिवेशन हमें देखने को मिल पाएगा इधर। और डेरिवेशन क्या एक थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है जो कि हमें समझाना है एग्जामिनर को। फिर उसके बाद आ जाता है अपना ड्राइव द एक्सप्रेशन फॉर क्रिटिकल क्लियरिंग एंगल। ठीक है। क्रिटिकल क्लियरिंग एंगल इक्वल एरिया क्राइटेरिया से ही हमारा ड्राइव होने वाला है। एंड लास्ट, व्हाट इज ट्रांजिएंट स्टेबिलिटी, इस यूनिट का एक थ्योरेटिकल पार्ट। ठीक है। तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं। आगे चलते हैं। अ, हमारा आज का सीक्वेंस मैंने कुछ इस तरीके से रहेगा। इंट्रोडक्शन की बात करेंगे स्टेबिलिटी की, और स्टेबिलिटी के टाइप्स सब इसके अंदर हम कवर करने वाले हैं। नेक्स्ट स्विंग इक्वेशन करेंगे। फिर उसके बाद इक्वल एरिया क्राइटेरिया अपना रहेगा। और लास्ट रहेगा स्टेप बाय स्टेप मेथड, जो कि पिछली बार हमें पेपर में देखने को मिला था। तो कोशिश करेंगे कि इसे भी हम समझें। तो ये हमारा फ्लो डायग्राम रहेगा आज का। तो चलिए करते हैं लेक्चर को स्टार्ट। चलिए सबसे पहले बात करते हैं स्टेबिलिटी की। क्या होती है स्टेबिलिटी? स्टेबिलिटी क्या है कि अगर किसी सिस्टम की अगर मैं बात करता हूं, तो सिस्टम की एबिलिटी होनी चाहिए ऐसी कि वो उस सिस्टम को नॉर्मल कंडीशन में, स्टेबल कंडीशन में रखे, अनस्टेबल में न जाने पाए। अगर अनस्टेबल में पहुंच रहा है तो उसे कितनी जल्दी रिकवर करके वो स्टेबल में ला रहा है। तो इस चीज को हम स्टेबिलिटी से आराम से डिफाइन कर सकते हैं ना। किसी सिस्टम की स्टेबिलिटी की बात करते हैं तो मतलब वो सिस्टम ऐसा होना चाहिए कि अपने आप को मतलब स्टेबल कंडीशन में रखे, नॉर्मल कंडीशन में रखे। अगर जाता भी है, कोई फॉल्ट होता है, डिस्टरबेंस होगा, तो उस अनस्टेबल में जाए और उसे कितना वो स्टेबल में लाने में टाइम लगा रहा है, कितनी जल्दी वो ला पा रहा है। तो अच्छी स्टेबिलिटी हो जाएगी हमारे सिस्टम की। तो वहीं अगर हम बात करें पावर सिस्टम स्टेबिलिटी की, तो इसने लिखा है यहाँ पे, आप देख पा रहे होंगे, पावर सिस्टम कंसिस्ट सम सिंक्रोनस मशीन्स ऑपरेटिंग इन सिंक्रोनिज्म। तो पावर सिस्टम के अंदर अगर हम स्टेबिलिटी की यहाँ पे बात करने जा रहे हैं, तो बात करेंगे हम मशीन्स की, अल्टरनेटर्स की। बेसिकली काय की बात करेंगे हम? अल्टरनेटर्स की, क्योंकि हमारा मेन मोटिव स्टेबिलिटी का अल्टरनेटर्स के ऊपर है, जनरेटर्स के ऊपर है। ठीक है। तो जनरेटर्स लगे हैं, नंबर ऑफ जनरेटर्स लगे हुए हैं, बस बार कनेक्ट है, ट्रांसमिशन लाइन उनसे जा रही है। ठीक है। तो स्टेबिलिटी चाहिए। तो सम सिंक्रोनियस मशीन्स, और जनरेटर कैसा है? सिंक्रोनियस जनरेटर की बात कर रहे हैं, ऑपरेटिंग इन सिंक्रोनियस। जो सिंक्रोनियस, सिंक्रोनियस से हम वाकिफ है ना, कांस्टेंट फिक्स स्पीड। सिंक्रोनियस इसलिए बोल रहे हैं उसे। सिंक्रोनिज्म मतलब लगातार कंटिन्यूसी, कंटिन्यूटी चाहिए, फिक्स स्पीड चाहिए। फॉर द कंटिन्यूटी ऑफ द पावर सिस्टम, पावर सिस्टम की कंटिन्यूटी के लिए इट इज नेसेसरी दैट दे शुड मेंटेन परफेक्ट सिंक्रोनिज्म
हमें परफेक्ट सिंक्रोनिज्म चाहिए ही चाहिए, ठीक है, पावर की कंटिन्यूटी के लिए। ओके, सिंक्रोनिज्म मतलब कांस्टेंट पावर, जो कि सिंक्रोनस का मतलब है। अंडर ऑल स्टेडी स्टेट कंडीशन, सारी स्टेडी स्टेट कंडीशन के अंदर, व्हेन द डिस्टरबेंस अकर इन द सिस्टम, अगर कोई सिस्टम के अंदर डिस्टरबेंस हमें देखने को मिल रहा है, द सिस्टम डेवलप अ फोर्स ड्यू टू विच बिकम्स नॉर्मल और स्टेबल। तो सिस्टम एक ऐसा फोर्स उस पर लगा रहा है, या ऐसी टेक्निक उस पर लगा रहा है कि वो वापस अपना स्टेबल कंडीशन या नॉर्मल कंडीशन में आ रही है। दिस इज कॉल्ड स्टेबिलिटी। दैट्स इट। ठीक है, तो स्टेबिलिटी से हमें ये तो समझ में आ पा रहा है कि हाँ, हमें मशीनों पर वर्क करना है। मशीन भी कैसी, सिंक्रोनस मशीन। मशीन में हम क्या ले रहे हैं, जनरेटर की बात करेंगे, ठीक है। और जनरेटर में हमें क्या है, उसका एक सिंक्रोनिज्म नहीं खोना चाहिए। जहां सिंक्रोनिज्म उसका खत्म होता है या छूटता है, उसे वापस स्टेबल कंडीशन में हमें लाना है, ठीक है। पावर सिस्टम स्टेबिलिटी को, जैसे कि आप डायग्राम में देख पा रहे हैं, पावर सिस्टम स्टेबिलिटी को हमने मेनली टू पार्ट में डिवाइड कर दिया था, स्टेटी स्टेट स्टेबिलिटी और ट्रांजिएंट स्टेट स्टेबिलिटी, ठीक है। बेसिकली दो पार्ट में डिवाइड करा, बट हमने स्टेडी स्टेट को भी यहाँ पे दो पार्ट में डिवाइड कर लिया है, डायनेमिक स्टेबिलिटी और स्टैटिक स्टेबिलिटी, ठीक। तो ये इसका क्लासिफिकेशन हमने करा, ठीक है। स्टेबिलिटी, स्टेडी स्टेट और ट्रांजिएंट, और स्टेडी स्टेट को भी डायनेमिक और स्टैटिक में। चलिए नेक्स्ट में स्टार्ट हो रही है जीरो से, गई, और थोड़ा सा फ्लक्चुएशन होने के बाद, थोड़ा सा ओसिलेशन होने के बाद, एक सिंपल लाइन हमें मिलने, कांस्टेंट वैल्यू हमें देखने को मिल रही है। तो देख पा रहे होंगे आप, ये जो बड़ा फ्लक्चुएशन हुआ है सबसे पहला वाला, इसको मैंने नाम दे दिया ट्रांजिएंट वेव। और नेक्स्ट जो ये छोटे छोटे ऑक्सीलेशन के बाद कांस्टेंट हो गई, और ये मेरा बन गया स्टेडी स्टेट। स्टेडी स्टेट मतलब एक फिक्स फॉर्म में आ जाना अपनी, ठीक है। ट्रांजिएंट मतलब एक फ्लक्चुएशन देखने को मिला, जो हमने ट्रांजिएंट बोला हुआ है। चलिए, तो इसी को देखते हुए बात करते हैं स्टडी स्टेट स्टेबिलिटी। तो स्टडी स्टेट स्टेबिलिटी क्या कह रही है, इट रेफर्स टू द एबिलिटी ऑफ अ सिस्टम टू रीगेन इट्स सिंक्रोनिज्म। तो सिस्टम की एबिलिटी है उसको रीगेन करना है अपना सिंक्रोनिज्म। कब रीगेन करना है, आफ्टर अ स्लो एंड स्मॉल डिस्टर्बेंस। एक स्मॉल और छोटा, स्लो, कम मतलब हल्का फुल्का स्मॉल, छोटा मोटा कोई डिस्टरबेंस होने होता है, उसके बाद अपना सिंक्रोनिज्म उसे रीगेन करना है। दिस इज कॉल्ड स्टडी स्टेट स्टेबिलिटी। इसकी वजह से क्या चेंज मिलेगा, इसकी वजह से देखने को मिलता है विच अकर्स ड्यू टू द ग्रेजुअल पावर चेंजेस। छोटी मोटी पावर चेंजेस इसकी वजह से हमें देखने को मिल जाती है। स्टेडी स्टेट स्टेबिलिटी इज सब डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स, ठीक है। फिलहाल हमने बात करी है स्टेडी स्टेट स्टेबिलिटी। स्टेडी स्टेट स्टेबिलिटी क्या है, छोटे मोटे जो फॉल्ट या डिस्टर्बेंस देखने को मिल रहे हैं, इसकी वजह से मिलते हैं, पावर चेंजेस की वजह से मिलते हैं, उसे रिगेन करना है वापस अपनी स्टेबल कंडीशन को। इसे हमने दो पार्ट में डिवाइड करा है, डायनेमिक स्टेबिलिटी और स्टैटिक स्टेबिलिटी। तो बात करते हैं, अगर स्टैटिक स्टेबिलिटी कुछ नहीं होता, स्टेडी स्टेट स्टेबिलिटी को स्टैटिक स्टेबिलिटी कहते हैं। डायनेमिक में अगर हम आ जाते हैं, तो डायनेमिक स्टेबिलिटी क्या कहती है, इट डिनोट द स्टेबिलिटी ऑफ अ सिस्टम टू रीच इस स्टेबल कंडीशन आफ्टर अ वेरी स्मॉल डिस्टर्बेंस। वही सिंपल 10 to 30 सेकेंड का होता है। इट इज ऑल्सो स्मॉल सिग्नल स्टेबिलिटी। इट्स अकर मेनली ड्यू टू द फ्लक्चुएशन ऑफ लोड इन जनरल लेवल। मतलब वही बात है, इसे ही डायनेमिकली कह दिया, इसे ही हमारे स्टैटिक में डिवाइड कर रखा है। इट रेफर्स टू द स्टेबिलिटी ऑफ द सिस्टम दैट ऑब्टेन विदाउट द बेनिफिट ऑफ ऑटोमेटिक कंट्रोल डिवाइसेस सच गवर्नेंस एंड वोल्टेज। जो डायनेमिकली है, इसे हमें सोल्व करना है, ठीक है। जो डायनेमिकली स्टेबिलिटी है, ये हमें सोल्व करनी है बाय सम इंस्ट्रूमेंट्स, ठीक है। और स्टैटिक स्टेबिलिटी क्या है, सेल्फ रिगेन हो जाती है कुछ छोटे मोटे फ्लक्चुएशन की वजह से, या फिर गवर्नेंस की वजह से, या वोल्टेज रेगुलेटर की वजह से छोटा मोटा जो सिंक्रोनिज्म लूज होगा, वो ऑटोमेटिकली रिगेन हो जाएगा। उसे हमने स्टैटिक स्टेबिलिटी में डाल दिया। और डायनेमिक स्टेबिलिटी में छोटे मोटे फॉल्ट जो होते हैं उन्हें हमें कवर कर लेना है, स्टेबल कंडीशन में ले आना है, उसे हमने डायनेमिक स्टेबिलिटी में डाल दिया, ठीक। दैट्स इट। चलिए आगे चलते हैं, मूव ऑन नेक्स्ट स्लाइड।
नेक्स्ट आता है अपना ट्रांजिएंट स्टेबिलिटी। तो ट्रांजिएंट स्टेबिलिटी में पता चल गया, एक अगर स्टेडी स्टेट का मतलब छोटा मोटा फ्लक्चुएशन था, छोटा मोटा डिस्टर्बेंस था, ट्रांजिएंट का मतलब वो डिस्टर्बेंस बड़ा देखने को मिल रहा है, अगर हम ग्राफ की वजह से देख पा रहे हैं। तो वहीं अगर इसमें क्या लिखा है, इट इज डिफाइंड एज द एबिलिटी ऑफ द पावर सिस्टम टू रिटर्न टू इट्स नॉर्मल कंडीशन। ठीक है, वही है आफ्टर अ लार्ज डिस्टर्बेंस, अपनी नॉर्मल कंडीशन में अगर वापस पहुंच रहा है, सिस्टम की एबिलिटी है। और किसके दौरान, एक लार्ज डिस्टर्बेंस के दौरान, ठीक है, बड़ा फॉल्ट के दौरान। तो इसे हमने कहा है ट्रांजिट स्टेबिलिटी हो गया। द लार्ज डिस्टर्बेंस अकर इन द सिस्टम ड्यू टू, और वो जो लार्ज डिस्टर्बेंस है वो सिस्टम के अंदर अकर हो रहा है ड्यू टू दी सडन रिमूवल ऑफ द लोड, इस वजह से हो सकता है, लोड को आपने एकदम अचानक से हटा दिया हो, लाइन स्विचिंग ऑपरेशन, लाइन को स्विच करने के ऑपरेशन के दौरान कुछ हुआ हो, या फॉल्ट अकर्स हो रहा है किसी सिस्टम में, या सडन आउटेज ऑफ द लाइन, ईटीसी एक्सेट्रा। इस वजह से ये ट्रांजेंस, जो हमें स्टेबिलिटी का कॉन्सेप्ट है वो यहाँ लगाना पड़ेगा, क्योंकि ये जो मेरा डिस्टर्बेंस हुआ है काफी बड़ा हुआ है। ठीक है, तो वहां पर हमें ट्रांजिएंट स्टेबिलिटी की जरूरत पड़ेगी, इसे अपनी नॉर्मल कंडीशन में लाने के लिए। अब ट्रांजिएंट स्टेबिलिटी इज कंडक्टेड व्हेन न्यू ट्रांसमिटिंग एंड जनरेटिंग सिस्टम आर प्लांट। ट्रांजिएंट स्टेबिलिटी कहाँ लगने को देखने को मिलेगी, अगर मैं क्या कर रहा हूँ, न्यू ट्रांसमिटिंग और जनरेटिंग सिस्टम प्लान कर रहा हूँ, तो वहां सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, ट्रांजिएंट स्टेबिलिटी कॉन्सेप्ट लेना पड़ेगा या नहीं लेना पड़ेगा, बिल्कुल लेना पड़ेगा, क्योंकि बड़ा फॉल्ट होने की, बड़ा डिस्टर्बेंस देखने को मिलेगा वहां पे। ठीक है, तो इसके लिए मैंने क्या करा है, एक स्विंग इक्वेशन डिस्क्राइब कर दी है जो बिहेवियर बता रही है सिंक्रोनस मशीन का ड्यूरिंग ट्रांजिएंट डिस्टर्बेंस। ठीक है, जो कि हम पढ़ने वाले हैं, एक मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है हमारे आज के लेक्चर का। ठीक है, आगे चलते हैं। द ट्रांजिएंट एंड द स्टेडी स्टेट डिस्टर्बेंस अकर्स इन द पावर सिस्टम आर शोन इन ग्राफ, एक ग्राफ में आपको देखने को मिल रहा है। These disturbance reduce the synchronism of the machine and system becomes unstable। ठीक है, सिंक्रोनस रिड्यूस करेगा, अगर ऐसे हमें फॉल्ट देखने को मिलेंगे, डिस्टर्बेंस देखने को मिलेंगे, और हमारा सिस्टम अनस्टेबल कहलाएगा, हो जाएगा इस तरीके। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट स्लाइड। चलो सबसे पहले बड़ा अच्छा टॉपिक, एक छोटा सा डेरिवेशन अच्छा लगेगा, स्विंग इक्वेशन कर लेते हैं। स्विंग इक्वेशन अभी देखा फटाफट, हमने ट्रांजिएंट स्टेबिलिटी पढ़ी थी, ट्रांजिएंट स्टेबिलिटी के अंदर ही स्विंग नाम आया था। स्विंग इक्वेशन एक अच्छी खासी इक्वेशन देके जा रहा है, जो डिस्क्राइब करिए कि हाँ, कोई प्लानिंग अगर हम कर रहे हैं ट्रांसमिटिंग या जनरेटिंग सिस्टम की, तो उससे पहले हम स्विंग इक्वेशन लगा के अपना ट्रांजिएंट स्टेबिलिटी अलाउ कर सकते हैं वहां पे। ठीक है, चलिए, तो स्विंग इक्वेशन क्या बोल रहा है, एक सिंपल इक्वेशन निकालनी है, ये तो हमें पता चल रहा है, जब सिंपल इक्वेशन नाम है तो सिंपल इक्वेशन निकल के आनी है, आनी किस बेसिस पे है वो देख लेते हैं। तो देखिएगा, इन ऑर्डर टू डिटरमाइन द ट्रांजिएंट स्टेबिलिटी ऑफ द पावर सिस्टम यूजिंग स्विंग इक्वेशन, लेट अस कंसीडर, क्या कंसीडर करते हैं हम, सिंक्रोनस जनरेटर, एक सिंक्रोनस जनरेटर ले रखा है, सप्लाई विद इनपुट साफ्ट पावर। अब जनरेटर है तो साफ्ट पे इनपुट पावर मिल रही होगी और इलेक्ट्रिक पावर डिलीवर कर रहा होगा, इतना हमें नोन है। ठीक है, बेसिक्स है हमारा। तो मैं क्या कर रहा हूँ, जो साफ्ट पावर है जो दी जा रही है वो पीएस है, जो मैकेनिकल पावर प्रोड्यूस कर रही है, जिससे टॉर्क निकल रहा होगा, टीएस कह सकता हूँ जिससे मैं। ठीक है, दिस मेक्स द मशीन रोटेट एट अ स्पीड, उसकी वजह से जो रोटर साफ्ट होगा, या मशीन जिसे कह सकते हैं हम, मशीन घूम रही होगी ओमेगा स्पीड से, रेडियन पर सेकेंड। ठीक है, एंड द आउटपुट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क एंड पावर जनरेटेड ऑफ द रिसीविंग एंड आर एक्सप्रेस टीई एंड पीई। मैं क्या कह सकता हूँ, जो मुझे जो कन्वर्ट हो रहा है उसके अंदर एक टॉर्क मिलेगा, अपोजिंग टॉर्क, जिसे हम कह रहे हैं इलेक्ट्रिक टॉर्क, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क, टीई। ठीक है, जो अपोज करता है रोटेशन का। ठीक है, अगर मेरी शाफ्ट मूव कर रही है इस डायरेक्शन में, तो एक टॉर्क जनरेट होगा अंदर, जो कि इसे अपोज करता है, जिसे मैं टीई कह रहा हूँ। ठीक है, चलिए, जैसा कि डायग्राम में देख रहे हैं, सॉफ्ट पावर आपको दी है टीएस, जो ये पावर उससे इसे रोटेट करवा रहे हैं हम, ओमेगा इसकी वेलोसिटी हो गई। ठीक है, स्पीड हो गई, टीई ये अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है, टॉर्क है ना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क है, और ये मेरी आउटपुट पावर हो गई पीई। ठीक है, चलिए, when the synchronous generator is fed with a supply from the one end of the constant load is applied to the other, there is some relative angular displacement between the rotor axis and the stator magnetic field known as the load angle delta। अब आप कह सकते हैं, अगर यहां आपने पावर इसे दी है, मान लेते हैं
हम्म, एक इक्वेशन होती थी पावर की, P इक्वल्स टू, पावर सिस्टम में सप्लाई करते तो E V अपॉन एक्स साइन डेल्टा। ये डेल्टा क्या होता था मेरा? पावर एंगल, दोनों में डिफरेंस, दोनों साइड की वोल्टेज होगा डिफरेंस। तो यहाँ पे तो हमने फिलहाल मैकेनिकल पावर दे रखी है, इलेक्ट्रिकल लिख लिया, लेकिन एंगल तो सेम रहना है, एंगल तो डेल्टा रहना है। तो वही जो एंगल मेरा आ रहा है, लोड एंगल जिसे मैं कह रहा हूँ, वो डेल्टा है। ठीक है। और लोड एंगल क्या है? विच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लोडिंग ऑफ द मशीन। वो किसके प्रोपोर्शनल होगा? जो भी मेरी मशीन की लोडिंग होगी वो इसके प्रोपोर्शनल होगा। ठीक है। तो मोटा मोटा अगर मैं बताना चाहूं तो इस स्टार्टिंग जो मैं बोल रहा हूँ, स्विंग इक्वेशन की स्टार्टिंग क्या हो रही है? आप दिखा रहे हैं कि भाई हमारे पास एक सिंक्रोनस जनरेटर है, जिसमें आपने इनपुट पावर पीएस दे रखी है, जिसकी वजह से टॉर्क मिला आपको टीएस। ठीक है। स्पीड मिली रोटर की ओमेगा एस। ठीक है। एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक अपोजिट टॉर्क मिलता है जिसे टीई बोल रहे हैं, और जो आउटपुट पावर है पी हो गई, ये आपको मिलने को मिला है। और एक यहाँ पे आपको लोड एंगल देखने को मिला है, जो किसके इसके बीच का होता है? जो होता है आपका, देर इज अ सम रिलेटिव एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ठीक है। वो डिस्प्लेसमेंट क्या है? बिटवीन द रोटर एक्सिस एंड द स्टेटर मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है। रोटर और स्टेटर के बीच का एंगल लोड एंगल, जिसे हम डेल्टा बोलते हैं। चलिए, मूव ऑन द नेक्स्ट स्लाइड। अब एक छोटा सा फॉर्मूला अगर आपको याद हो मैं बता देता हूं। टॉर्क इक्वल्स टू क्या होता था? जे अल्फा। अगर किसी को याद हो, जे क्या होता था? मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक है। रोटेटिंग मोमेंट आई लिखते थे इसे, अगर याद हो। अल्फा क्या होता था? एक्सेलरेशन। फॉर्मूला था ये। ठीक है। ये अप्लाई कर रहा हूँ बेसिक सा। और एक फॉर्मूला अगर आपको याद हो कि P इक्वल्स टू ओमेगा टो, पावर इक्वल्स टू ओमेगा इंटू टो। ये दो फॉर्मूले बेसिक है, याद होने चाहिए भाई, अगर आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में है तो इतना तो बेसिक बनता है। चलिए, मैंने रिमाइंड करा दिया है। अगर मैं बात करूं, फंडामेंटल टॉर्क इक्वेशन ये होती है मेरी। फंडामेंटल टॉर्क इक्वेशन ये होती है। ये आई कहाँ से, वो बाद में देख लेंगे, फिलहाल देखो लिख क्या रहा है। जे डी स्क्वायर थीटा एम अपॉन डी टी स्क्वायर इक्वल्स टू टो ए। टो ए मतलब एक्सेलरेशन टॉर्क, टो एम मतलब मैकेनिकल टॉर्क या शार्प टॉर्क, टो ई मतलब इलेक्ट्रिकल टॉर्क, अपोजिंग टॉर्क। ठीक है। अब जे क्या है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया, रोटेटिंग का है तो जे कह रहे हैं। थीटा एम क्या है? डिस्प्लेसमेंट एंगल। एम क्या है? मैकेनिकल के लिए। ठीक है। एक्सेलरेशन टॉर्क हो गया, टी एम मैकेनिकल टॉर्क हो गया, टी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क हो गया। ओके। आपको याद है? अगर मेरे पास वेलोसिटी है, वेलोसिटी को क्या मैं लिख सकता हूँ? एंगुलर वेलोसिटी को डी थीटा अपॉन डी टी, है ना? तो एक्सेलरेशन को क्या लिखूंगा? अल्फा को डी स्क्वायर थीटा अपॉन डी टी स्क्वायर। बिल्कुल लिख सकता हूँ। ओके। चलिए, तो ये जो आप देख पा रहे होंगे, ये टॉर्क की ही वैल्यू है। जे अल्फा, अल्फा को क्या लिख रखा है? डी स्क्वायर थीटा एम अपॉन डी टी स्क्वायर। चलिए, अब मैं इसे क्या कर रहा हूँ, टॉर्क की इक्वेशन तो मुझे पता चल गई। आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे लिखा है पी एम माइनस पीई। तो जो एक्सेलरेशन पावर है जिसे सॉफ्ट घुमा रहा है वो कितनी होगी? भैया उसमें से जो अपोज कर रहा है वो वाली हटा दो। तो ये पावर कहाँ से आई? अगर जो मेरी इक्वेशन थी ऊपर वाली, उसमें मैं पूरी इक्वेशन में ओमेगा एन से मल्टीप्लाई कर दूं। इधर क्या था? टो एम माइनस टो ई। इधर भी ओमेगा एन से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ और इधर भी ओमेगा एन से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। और मुझे पता है फॉर्मूला होता है पी इक्वल्स टू ओमेगा एन टो, पी इक्वल्स टू ओमेगा एन टो। तो इसे मैंने पी एम और पी लिख लिया, और इधर वाला ओमेगा एन मेरा एज इट इज। ठीक है। मुझे पता है डी ओमेगा अपॉन डी टी। डी ओमेगा अपॉन डी टी क्या होगा? ओमेगा की वैल्यू तो खुद डी थीटा अपॉन डी टी होता है, तो ये हो जाएगा डी स्क्वायर अपॉन थीटा अपॉन डी टी स्क्वायर। तो मैं इस तरीके से इसे लिख सकता हूँ, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे। ठीक है। लिखने का तरीका है और कुछ नहीं है, इस तरीके से लिख सकते। दैट्स इट। चलिए, इन स्टेबिलिटी स्टडी वी आर इंटरेस्टेड इन एब्सोल्यूट पोजीशन थीटा एम, बट the position relative to the reference frame rotating synchronous is ओमेगा एस। ठीक है।
जो एक्चुअल स्पीड थीटा एम है वो निकाल सकते हैं हम, लेकिन जो सिंक्रोनस स्पीड है फ्रेम ऑफ रेफरेंस की वो ओमेगा एस एम है। तो हम लिख सकते हैं रोटर पोजीशन, अगर लिखना चाहें तो रोटर पोजीशन को हम इस तरीके से लिख सकते हैं, थीटा एम इक्वल्स टू ओमेगा एस एम सिंक्रोनस स्पीड इंटू टी प्लस डेल एम। ठीक है, लोड एंगल डेल एम आ गया यहाँ। अगर मैं इस इक्वेशन का डिफरेंशिएट करूं विद रिस्पेक्ट टू टी तो क्या आना है, डी, पहली बार डिफरेंशिएट कर रहा हूं तो डी थीटा अपॉन डी टी इक्वल्स टू टी का वन हो गया ओमेगा एस एम बचा, और यहाँ पे डी डेल एम अपॉन डी टी। ठीक है, एक बार और डिफरेंशिएट अगर मैं इसका कर देता हूं तो क्या देखने को मिलेगा मुझे, टी स्क्वायर थीटा एम अपॉन डी टी स्क्वायर, और यहाँ पे ये कॉन्स्टेंट वैल्यू होगी, इसकी वैल्यू जीरो हो गई, तो डी स्क्वायर डेल अपॉन डी टी स्क्वायर। ठीक है, ये थीटा की जगह डेल एम में रिप्लेस कर सकता हूँ। तो मैं पिछली इक्वेशन में जाके थीटा की जगह डेल एम में रिप्लेस कर रहा हूँ, तो आप देखिएगा जो मेरा फॉर्मूला था, इक्वेशन था, जे ओमेगा एन डी स्क्वायर डेल एम बन गया है थीटा की जगह, और ये पी एम माइनस पीई एज इट इज। यहाँ से एक नया कॉन्सेप्ट निकल कर आता है, इनर्शिया कांस्टेंट एच। इनर्शिया कांस्टेंट एच क्या होता है, ये इक्वल टू होता है हाफ जे ओमेगा स्क्वायर अपॉन एस के, जहां एस क्या है, मेरा मशीन रेटिंग होती है। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ से जे ओमेगा एन की वैल्यू निकालना चाहूँ तो निकाल सकता हूँ, बिल्कुल निकाल सकता हूँ। तो ये एस इसकी मल्टीप्लाई में जा रहा है, टू इसकी मल्टीप्लाई में जा रहा है, एक ओमेगा एन डिवाइड में आ जाएगा, तो यहाँ से जे ओमेगा की वैल्यू मेरी आएगी एस, टू भी जा रहा है, टू एच एस अपॉन ओमेगा एन। ये वैल्यू मैं पुट कर देता हूँ वापस अपनी इक्वेशन में, तो ये मेरी कुछ इक्वेशन इस तरीके से दिखने लग जाएगी, टू एच एस अपॉन ओमेगा एस एम डी स्क्वायर डेल एम अपॉन डी टी स्क्वायर इक्वल्स टू पी एम माइनस पी। तो ये थी मेरी सिंगल इक्वेशन जिसकी सहायता से मैं क्वेश्चन सोल्व कर सकता हूँ। फाइनली अगर मैं इसे लिखना चाहूँ तो और भी कुछ तरीके हैं, जैसे कि मैं यहाँ पर जो डेल ले रहा हूँ वो मैकेनिकल ले रहा हूँ, तो मैकेनिकल को मैं इलेक्ट्रिकल में भी चेंज कर सकता हूँ अगर मैं चाहूँ, क्योंकि मुझे पता है पी इलेक्ट्रिकल डेल इलेक्ट्रिकल इक्वल्स टू पी बाई टू डेल मैकेनिकल होगा। ठीक है, और ओमेगा की वैल्यू टू पाई एफ रख सकता हूँ, तो ये मेरा कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे, और बेसिकली एच अपॉन पाई एफ को मैं अगर एंगुलर मोमेंटम एम बोल दूं तो मेरी इक्वेशन कुछ इस तरह का दिखने लगेगी सिंपल फॉर्म में, एम टी स्क्वायर डेल अपॉन डी टी स्क्वायर इक्वल्स टू पी एम माइनस पी। तो आपको याद रखना है स्विंग इक्वेशन के नाम पर ये एम डी स्क्वायर डेल अपॉन डी टी स्क्वायर पी एम माइनस पी। where m is the inertia constant, del is the power angle, pm is the mechanical power, p is the electrical power. Okay, चलिए ट्रांजिएंट स्टेबिलिटी की बात कर रहे हैं तो कुछ फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करते हैं ट्रांजिएंट स्टेबिलिटी को, एक एक करके इन्हें देखेंगे। फर्स्ट है नेचर एंड लोकेशन ऑफ अ फॉल्ट, द सेवेरिटी ऑफ द डिस्टरबेंस। अगर मैं डिस्टरबेंस की गंभीरता को देखते हुए निकालता हूं तो कुछ मोस्ट क्रिटिकल फैक्टर हैं। फर्स्ट अगर मैं बात करता हूं टाइप ऑफ फॉल्ट, टाइप ऑफ फॉल्ट क्या है, एक थ्री फेज फॉल्ट इज मच मोर सेवियर देन अ सिंगल लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट। जो थ्री फोर्स फॉल्ट है वो ज्यादा हानिकारक या गंभीर होता है एक सिंगल लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट के लिए, बिकॉज इट ड्रॉप्स द इलेक्ट्रिकल पावर ट्रांसफर, जो पीई है अपनी, इज ऑलमोस्ट जीरो, जो पीई को क्या बनाता है, जीरो बना देता है, एंड कॉजिंग रैपिड एक्सेलरेशन ऑफ जनरेटर, और जनरेटर को एक एक्सेलरेशन प्रोवाइड करता है, मतलब कि उसका जो शाफ्ट है वो हाई स्पीड पे और घूम रही है नॉर्मल स्पीड से। ठीक है, नेक्स्ट क्या है प्रोक्सिमिटी। प्रोक्सिमिटी मतलब होता है नजदीकता, फॉल्ट जितना हमारे सिस्टम के नजदीक होगा उतना हमें डिस्टरबेंस जल्दी बहुत तेजी के साथ मिलेगा और उसे कवर करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है ना। तो फॉल्ट अकरिंग क्लोजर टू द जनरेटर टर्मिनल्स आर मोर डेंजरस, और डेंजरस भी होता है हमारे लिए भी, फॉर ह्यूमन, वहां पे काम कर रहे हैं क्योंकि those at a distance because the voltage drop is more significant reducing the power of machine and push out to the grid. ओके, नेक्स्ट बात करेंगे फॉल्ट क्लियरिंग टाइम, जिसे आप क्या कहते हैं क्रिटिकल क्लियरिंग टाइम।
द लोंगर अ फॉल्ट persists द मोर काइनेटिक एनर्जी जनरेटर रोटर गेन। जितनी देर फॉल्ट रुकेगा, उसे सही करने में टाइम जो मुझे लग रहा है, उस उतना ही टाइम उस जनरेटर में रोटर की स्पीड को वो इंक्रीज कर रहा है, जैसे कि आप ऊपर देख पा रहे होंगे। ठीक है, रोटर की स्पीड इंक्रीज कर देगा, एक्सेलेरेट कर देगा उसे। तो जो यहाँ पे कॉन्सेप्ट आता है CCT, ये क्या होता है, टाइम इसके बीच में हमें अपना सिस्टम को वापस स्टेबल कंडीशन में ला रहा है ड्यूरिंग द फॉल्ट, फॉल्ट सही करके। दिस इज द मैक्सिमम टाइम टू फॉल्ट कैन बी रिमेन, दिस इज द मैक्सिमम टाइम फॉल्ट कैन रिमेन, ठीक है, बिफोर द सिस्टम बिकम अनस्टेबल। फॉल्ट को हटाना है जब तक कि कभी सिस्टम अनस्टेबल ना हो जाए। इफ द सर्किट ब्रेक डज ट्रिप, इफ द सर्किट ब्रेकर्स डोंट ट्रिप बिफोर द CCT, अगर सर्किट ब्रेकर इससे पहले ट्रिप नहीं हो रहे हैं तो रोटर एंगल विल ओवरशॉट, रोटर एंगल चेंज हो जाएगा और हमारा एक्सेलरेट हो जाएगा रोटर। नेक्स्ट बात करते हैं जनरेटर इनर्शिया। यहाँ पे क्या है, इनर्शिया निकल कर आता है कि अगर मेरा जो इनर्शिया है बफर की तरह काम करेगा। अगर मेरा इनर्शिया मतलब रोटर हैवी है, अगर रोटर भारी है, तो उसमें क्या होगा, उसकी स्पीड भी कम होगी और उस पर इनर्शिया का भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि हैवीनेस इनर्शिया को थोड़ा सा अपोज कर जाता है। लेकिन अगर मेरा इनर्शिया लो है और मेरा रोटर हल्का है, जैसे कि विंड माइल में होता है, जो वाइंड पावर टरबाइन होते हैं ना, इस तरीके के हल्का टरबाइन होते हैं, उनके रोटर हल्के होते हैं, तो वहां पर उसे इनर्शिया, लो इनर्शिया भी उसे मूव करा देगा। ठीक है, ट्रांजिएंट स्टेबिलिटी के लिए वो लो इनर्शिया भी उसे मूव करा देगा। मतलब फॉल्ट हो गया, वो रुकना चाहिए, बट इनर्शिया तो बना हुआ है ना, जो मोशन में है वो मोशन में ही रहेगा, इस तरीके से पढ़ा था हमने। नेक्स्ट है पोस्ट फॉल्ट रिएक्टेंस। स्टेबिलिटी डिपेंड्स ऑन हाउ मच पावर सिस्टम कैन ट्रांसफर आफ्टर द फॉल्ट इज क्लियर। इफ अ फॉल्ट results in the permanent loss of major transmission line, the post fault reactance increases। तो हमारा रिएक्टेंस क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। दिस lower the maximum power transfer capability, making it harder to the generator to settle new stable equipment। और हमारे लिए एक कैपेबिलिटी खत्म कर देगा पावर ट्रांसफर की, कि जो हम एक न्यू इक्विलिब्रियम पैदा कर पाए, वापस उस कंडीशन में ला पाए। नेक्स्ट एंड लास्ट पॉइंट, एक्सटर्नल वोल्टेज एंड आउटपुट पावर, सॉरी इंटरनल वोल्टेज। एक्साइजन सिस्टम, फास्ट एक्टिंग हाई इनिशियल रेस्पॉन्स एक्साइटर्स कैन क्विकली बूस्ट द इंटरनल वोल्टेज ड्यूरिंग फॉल्ट। ठीक है, इंक्रीजिंग द इलेक्ट्रिकल पावर आउटपुट हेल्पिंग टू द ब्रेक द एक्सीलेशन रोटर। हमें कुछ ऐसे एक्साइटर्स चाहिए जो फास्ट एक्शन के हों, हाई इनिशियल रेस्पॉन्स के हों। और प्री फॉल्ट लोडिंग क्या है, जनरेटर ऑपरेट नियर इट्स मैक्सिमम कैपेसिटी हैज हायर इनिशियल पावर एंगल डेल्टा, दिस लीव्स लेस रूम फॉर एंगल ऑफ स्विंग बिफोर रीचिंग द स्टेबिलिटी लिमिट। तो मोटा मोटा अगर हम इस टेबल से देखें तो फॉल्ट क्लियरिंग टाइम अगर इंक्रीज होता है तो हमारी स्टेबिलिटी खराब है, डिक्रीज हो रही है। सिस्टम इनिशियल इंक्रीज हो रहा है तो हमारी स्टेबिलिटी भी इंक्रीज हो रही है। ट्रांसमिशन लाइन इम्पीडेंस इंक्रीज हो रहा है तो स्टेबिलिटी डिक्रीज हो रही है। जनरेटर इंटरनल वोल्टेज की बात करें, अगर वो इंक्रीज हो रहा है तो सिस्टम स्टेबिलिटी इंक्रीज हो रही है। और रिक्लोजिंग ब्रेकर्स की बात करें, अगर वो अनेबल है तो सिस्टम स्टेबिलिटी इंक्रीज होगी, गुड है हमारे लिए। तो ये कुछ फैक्टर्स है जो इस स्टेबिलिटी को, ट्रांजिएंट स्टेबिलिटी को इफेक्ट कर रहे हैं। वहीं पे बात करूँ अगर मेथड ऑफ इम्प्रूविंग ट्रांजिएंट स्टेबिलिटी, कि ट्रांजिएंट स्टेबिलिटी को इम्प्रूव करने वाले क्या क्या मेथड हैं, तो आप देख पा रहे हैं इक्वेशन है P मैक्स। पावर को हम इस तरीके से लिखते हैं E.V/X, जो कि रिएक्टेंस है। ठीक है, ट्रांसफर पावर होती है हमारी। तो आप देख पा रहे होंगे नीचे रिएक्टेंस लगा हुआ है। ठीक है, और इम्प्रूव करना है तो पावर बढ़ानी है तो रिएक्टेंस कम कर दो, तो रिएक्टेंस कम होगा। रिएक्टेंस कब कम होगा, अगर एक्स की वैल्यू कम करनी है तो पैरेलल लाइंस, अगर पैरेलल में रिएक्टेंस लगे होंगे तो उसकी वैल्यू ऑटोमेटिकली बढ़ जानी है। बढ़ जाने का मतलब पावर मेरी
सॉरी, नहीं नहीं, पैरेलल लाइंस में अगर रिएक्टेंस लगे हैं तो रिएक्टेंस की ओवरऑल वैल्यू कम आनी है। तो कम आने की वजह से जो मेरी पावर हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, बढ़ जाएगी। ठीक है, तो क्या लिखा है, सॉरी फॉर दैट, उल्टा बोल गया मैं। क्या लिखा है यहाँ पे कि पैरेलल लाइंस यूजिंग डबल सर्किट और मल्टीपल पैरेलल लाइंस रिड्यूसेस ओवरऑल इक्विवेलेंट रिएक्टेंस। पैरेलल में रिएक्टेंस कम होता है। ठीक है, तो ओवरऑल रिएक्टेंस का कम होगा, और रिएक्टेंस कम होगा तो पावर ऑटोमेटिकली इंक्रीज होगी। ठीक है, देख पा रहे होंगे। सीरीज कैपेसिटर मैं लगा रहा हूँ। सीरीज कैपेसिटर इंडक्टर के वैल्यू को डिक्रीज कर देगा, डिक्रीज करने के मतलब पावर इंप्रूव हो जाएगी। बंडल कंडक्टर आल्सो द रिड्यूस द सेल्फ इंडक्टेंस, इंडक्टेंस रिड्यूस होगा तो रिएक्टेंस रिड्यूस हो जाएगा और पावर ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी। नेक्स्ट, हाई स्पीड फॉल्ट क्लियरिंग। फॉल्ट क्लियरिंग करना हाई स्पीड से, तो मैं क्या यूज कर रहा हूँ, हाई स्पीड सर्किट ब्रेकर का यूज कर रहा हूँ और फास्ट प्रोटेक्टिव रिले का यूज कर रहा हूँ। ठीक है, नेक्स्ट, हाई स्पीड रिक्लोजिंग। रिक्लोजिंग हाई स्पीड होने चाहिए मेरे जो सर्किट ब्रेकर हैं, दोबारा क्विक काम करने चाहिए, तो ऑटो रिक्लोजिंग का हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं। ऑटो रिक्लोजिंग मतलब ऑटोमेटिक सिस्टम लगा रहे हैं। इसमें क्या होता है, इट इफ द ब्रेकर क्लोज क्विकली आफ्टर द फॉल्ट, आर्क डी आयनाइज, आर्क हैज डी आयनाइज, आर्क की प्रोड्यूस नहीं होगी, द सिस्टम कैन रिटर्न इन ओरिजिनल स्टेट बिफोर द रोटर स्विंग टू फोर। ठीक है, फास्ट रेस्पॉन्स एक्साइटेशन सिस्टम, हमें क्या चाहिए, फास्ट रेस्पॉन्स एक्साइटेशन सिस्टम चाहिए। नेक्स्ट, मैकेनिकल पावर कंट्रोल। मैकेनिकल पावर कंट्रोल कैसे कर रहे हैं, इफ द इलेक्ट्रिकल पावर ड्रॉप्स ड्यूरिंग द फॉल्ट वी कैन ट्राई टू ड्रॉप द मैकेनिकल पावर टू मच। तो हमें भी इलेक्ट्रिकल पावर ड्रॉप हो रही है तो मैकेनिकल पावर को भी ड्रॉप करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। तो हमने यहाँ पे फास्ट वॉल्विंग यूज किया है। फास्ट वॉल्विंग होता है, दिस इन्वॉल्व्स रैपिडली क्लोजिंग द टरबाइन सिस्टम वॉल्व। तो जो टरबाइन हमारी घूम रही है, जो मूव करे जा रही है, उसे हम फास्ट मतलब उसे भी हम रोक सकते हैं, क्लोज कर सकते हैं वॉल्व को, जब तक कि फॉल्ट डिटेक्ट ना हो। और जो रिड्यूस होगा पीए माइनस पीए इम्बैलेंस होगा। और फिर लास्ट है डायनेमिक ब्रेकिंग। यहाँ पे हम रेजिस्टेंस ब्रेकिंग का यूज कर सकते हैं अपने शाफ्ट को रोकने के लिए। एक क्वेश्चन बहुत आता है पेपर में, स्टेडी स्टेट स्टेबिलिटी लिमिट की बात करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ स्विंग इक्वेशन की। स्विंग इक्वेशन पे इस स्टेडी स्टेट स्टेबिलिटी लिमिट को समझाइए। तो आप देख पा रहे होंगे अभी हमने एक इक्वेशन ड्राइव करी है, उसका सहारा लेके इसे करने की कोशिश करते हैं। तो स्टेडी स्टेट स्टेबिलिटी लिमिट is the maximum power that can be transmitted through a synchronous machine or a transmission system without loss of synchronism. ठीक है, when the power is increased gradually while transition stability deal with sudden large fault, steady state stability focus on systems response infinite infinitesimal change in load। जहां ट्रांजिएंट स्टेबिलिटी सडन चेंज या लार्ज फॉल्ट को देखती है, वहीं जो हमारी स्टेडी स्टेट स्टेबिलिटी होती है उसका मेन फंक्शन रहता है कि अपना काम कैसे चल रहा है। ठीक है, लोड पे क्या फर्क पड़ रहा है, लोड में फ्लक्चुएशन हो रही है, उस चीज को देखते हुए। तो स्विंग इक्वेशन का स्टेडी स्टेट पे क्या लिमिट है। एक फॉर्मूला याद रखना है पीई का फॉर्मूला क्या होता है इनफाइनाइट बस के लिए, पीई जो इलेक्ट्रिकल पावर आपको मिले पी मैक्स इंटू साइन डेल्टा, ये आपको याद रखना है। ठीक है, जहां पी एक्स की वैल्यू कितनी आती है, तो मुझे याद है कि पीई का फॉर्मूला क्या था, ई वी अपॉन एक्स इंटू साइन डेल्टा था। तो यहाँ मैं पी मैक्स बोल रहा हूँ ई वी अपॉन एक्स को, तो आप देख सकते हैं पी मैक्स इक्वल टू ई वी अपॉन एक्स। ई क्या है हमारी जनरेटर इंटरनल वोल्टेज, वी क्या है इनफाइनाइट बस वोल्टेज, एक्स क्या है रिएक्टेंस और डेल्टा क्या है एंगल बिटवीन ई एंड वी। चलिए, स्विंग इक्वेशन आपको याद है, बिल्कुल याद है, अभी पढ़िए जस्ट हमने, एम डी स्क्वायर डेल अपॉन डी टी स्क्वायर इक्वल्स टू पी एम माइनस पीई। ठीक है, इन स्टेडी स्टेट इक्विलिब्रियम द एक्सीलरेशन इज जीरो। अगर स्टेडी स्टेट आ गया तो एक्सीलरेशन जीरो हो जाएगा, तो क्या कह सकते हैं पी एम इक्वल्स टू पी हो जाएगा। बिल्कुल ठीक है, लेकिन अगर मैं एक इंट्रोड्यूस करता हूँ स्मॉल डिस्टरबेंस जिसे मैंने डेल्टा नाम दिया, अगर डेल्टा की जगह स्मॉल डिस्टरबेंस है डेल्टा डेल डेल डेल्टा। ठीक है, तो मेरी इक्वेशन कुछ इस तरीके से दिखेगी, एम डी स्क्वायर डेल डेल अपॉन डी टी स्क्वायर
स्मॉल चेंज की वजह से डेल पी डेल मैकेनिकल पावर कांस्टेंट मान लेते हैं, तो पीएम की वैल्यू 0 पुट कर लेते हैं। तो ये माइनस का डेल पी इधर आ गया, यहाँ पे इसमें कॉन्सेप्ट लगा दिया, मल्टीप्लाई डिवाइड कर ली डेल डी अपॉन डेल। ठीक है, ये चीज मल्टीप्लाई डिवाइड कर ली, तो कुछ इस तरीके से दिखेगी मेरी क्वेश्चन। इसके बाद जो ये पी साफ्ट है, इसमें लिख सकता हूँ डेल पीई अपॉन डेल डेल पीई है। ठीक है, ठीक है। पी मैक्स बाहर आ जाएगा, साइन का डिफरेंशिएट कोस, तो पी मैक्स कोस डेल। ठीक है, तो जो मेरा कोफिशिएंट है पीएस पॉजिटिव आ रहा है, पॉजिटिव का हुआ तो मैं इसके लिए कुछ लिमिट बनाता हूँ। यहाँ पे लिमिट देखिए, पीएस ग्रेटर देन 0 है। ठीक है, एज डेल इंक्रीजेज फ्रॉम 0 टू पॉजिटिव, डेल की वैल्यू का 90 कर देता हूँ, पीएस की वैल्यू पी मैक्स कोस 90 मतलब 0 हो जाएगा। अगर डेल 90 से बड़ा है तो बिकम नेगेटिव हो सकता है, एंड एनी स्मॉल इंक्रीज इन लोड विल कॉज द रोटर टू एक्सीलरेट आइडेंटिफाइडली indefinitely leading to the laws of synchronism indefinitely। तो स्टेडी स्टेट स्टेबिलिटी लिमिट अकर एट डेल इक्वल्स टू 90। ठीक है, ये मैक्सिमम पावर रीच करने के लिए है कि डेल की वैल्यू 90 होनी चाहिए स्टेबल स्टेट लिमिट के लिए। नेक्स्ट टॉपिक अपना आता है इक्वल एरिया क्राइटेरिया। इक्वल एरिया क्राइटेरियन कहता क्या है? Equal area criterion (EAC) is a graphical method used to determine the transient stability of system machine in finite bus system without solving complex linear swing equation। अभी हम क्या कर रहे थे, हमने एक स्विंग इक्वेशन बना ली थी ट्रांजिएंट स्टेबिलिटी फाइंड करने के लिए। अब उसकी मदद से अगर हम इनफाइनाइट नंबर ऑफ बसेस, नंबर ऑफ सिस्टम करें तो नंबर ऑफ इक्वेशन निकल के आएंगी। अब उन नंबर ऑफ इक्वेशन जो कि नॉन लीनियर है सॉल्व करना काफी टफ हो जाएगा, तो इसलिए एक अनदर मेथड हमने निकाला हुआ है इक्वल एरिया क्राइटेरियन के नाम से। ठीक है, ठीक है, ओवर द स्विंग इक्वेशन। अब इसके अंदर होता क्या है, एक छोटी सी कहानी है। ये जो आप डायग्राम देख रहे हो पावर और डेल के बीच बना हुआ है, पावर और लोड एंगल के बीच ये डायग्राम है, पावर और लोड एंगल के बीच बना हुआ है। अब इस डायग्राम में एक कर्व जनरेट हुआ है, उस कर्व में अगर मैं एक इनिशियल पावर ले लूं मैकेनिकल पीएम, ठीक है, और फिर वहां पे मुझे एक फॉल्ट देखने को मिला है, फॉल्ट के बाद का कर्व ये है, और ये यहां से यहां तक फॉल्ट मुझे क्लियर करना है। तो प्री फॉल्ट, फॉल्ट एंड आफ्टर फॉल्ट, तीन केस देखने को मिले। दोबारा बता देता हूं मैं, देखिएगा जरा ग्राफ पे, पी और डेल के बीच में ग्राफ है। जो इनिशियल कंडीशन थी मैकेनिकल पावर ये रही और एंगल ये रहा, इस पे मेरा वर्क कर रहा है सिस्टम। फॉल्ट अकर होते ही डिस्टरबेंस हुआ, ये मेरा फॉल्टी कंडीशन, फॉल्ट मेरा सॉल्व हो गया, उसके बाद ये मेरी आफ्टर फॉल्ट कंडीशन, पोस्ट फॉल्ट कंडीशन। ठीक है, ये तीन केस देखने को मिलते हैं। तो ये एक कर्व यहाँ मेरे को देखने को मिला, एक कर्व मेरे यहाँ देखने को मिला, तो ये दोनों जो एरिया निकल के आएंगे इन कर्व ये इक्वल होते हैं, ये कहता है मेरा इक्वल एरिया क्राइटेरिया। अब इसे कैसे डिफाइन करते हैं, तो यहाँ पे आता है एक्सिलेटरी एनर्जी गेन ड्यूरिंग द फॉल्ट मस्ट बी फुली ऑब्जॉर्व बाय द डीएक्सिलेटरी एनर्जी आफ्टर द फॉल्ट क्लियरिंग। ठीक है, मतलब अभी हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा था, अगर मेरे सिस्टम में फॉल्ट आ रहा है, मेरे जनरेटर में फॉल्ट आ रहा है, तो जनरेटर में फॉल्ट आने की वजह से जो मैकेनिक इलेक्ट्रिकल पावर है वो तो मेरी रुक गई, 0 हो गई, लेकिन मैकेनिकल पावर तो इंक्रीज होती जाएगी। अब मैकेनिकल जब इंक्रीज होगी तो वो मेरी एक्सेलरेटिंग एनर्जी बन गई। ठीक है, अब एक्सेलरेटिंग एनर्जी को फोल्ड क्लियर करने के बाद वापस मुझे वहीं लाना पड़ेगा, तो फिर वहां पे मुझे डी एक्सेलरेटिंग एनर्जी की जरूरत पड़ी। तो दोनों एरिया जो मुझे इसके अंदर मिले वे दोनों मेरे क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। यही हमारा इक्वल एरिया क्राइटेरियन है। इस डायग्राम के अंदर आपको इनिशियल कंडीशन, प्री फोल्ड कंडीशन, फॉल्टी कंडीशन, ड्यूरिंग फोल्ड कंडीशन सब आपको इस डायग्राम के अंदर दिखाया हुआ है। उसके बाद देखिए, पढ़ लेते हैं इसमें क्या लिखा है। फ्रॉम द स्विंग इक्वेशन, स्विंग इक्वेशन से हमें क्या पता चला है, जो
पावर मिसमैच होती है वो पीएम माइनस पी होती है। ठीक है। अगर मैं इसका इंटीग्रेशन कर दूं ओवर द एंगल, पावर एंगल जो मेरे निकल कर आता है, तो उसमें क्या होता है, वो दिखाता है कि दो एरिया हमें देखने को मिलेंगे। एक एरिया मैकेनिकल का, इलेक्ट्रिकल का, जिसे मैंने नाम दे दिया एरिया ए वन, एरिया ए टू। एक्सीलरेटिंग एरिया ए वन, डी एक्सीलरेटिंग एरिया ए टू। तो एक्सीलरेटिंग एरिया जो ए वन होता है उसमें क्या होता है, फॉल्ट वाली कंडीशन। फॉल्ट कंडीशन में क्या है, जो एनर्जी गेन होती है किसमें, शाफ्ट में, क्योंकि पीई कम हो गया पीएम से, तो पीई लेस देन पीएम। दूसरी वाली जो एनर्जी डिसिपेटेड होती है, अब एनर्जी डिसिपेट करनी पड़ेगी, तो वहां पे पीई ग्रेटर देन होता है पीएम के लिए, तब जाके हमें स्टेबल कंडीशन मिल पाती है। तो द सिस्टम इज स्टेबल इफ देयर एग्जिस्ट एन एरिया ए टू सच दैट ए टू की वैल्यू ए वन से ग्रेटर देन होनी चाहिए। चलिए तीन केस ले लेते हैं, प्री फॉल्ट, ड्यूरिंग फॉल्ट और आफ्टर फॉल्ट। तो प्री फॉल्ट की अगर मैं बात करूं, तो प्री फॉल्ट में क्या है, जनरेटर इज ऑपरेटिंग इन स्टेडी स्टेट, मैकेनिकल पावर पीएम है, और जो किसके इक्वल होगी, इलेक्ट्रिकल पावर के इक्वल होगी, और जो इनिशियल एंगल होगा वो डेल्टा जीरो होगा। ठीक है। लेकिन ड्यूरिंग फॉल्ट क्या होगा, एक थ्री फेज फॉल्ट अगर मान लेते हैं हम जनरेटर बस पर, तो जो इलेक्ट्रिकल पावर पी थी वो ड्रॉप टू जीरो, तुरंत वो जीरो हो जानी है। वो जीरो हो जाएगी तो कौन सी पावर हमें देखने को मिली, केवल मैकेनिकल। तो मैकेनिकल इंक्रीज होनी है, तो मैं क्या कह सकता हूँ, पी एम ग्रेटर देन पीई। एंड रोटर एक्सीलरेट, रोटर तो एक्सीलरेट होना ही होना है। और जो एंगल हो जाएगा वो एंगल पहुंच जाएगा डेल नोट से डेल सी, जो कि मेरा क्लियरिंग एंगल है। ठीक है। द एरिया अंडर द पीएम कर्व बिटवीन डेल नोट टू डेल सी इज एक्सीलरेटिंग एरिया, जिसे ए वन कह रहे हैं। तीसरी कंडीशन है कि पोस्ट फोल्ड। पोस्ट फोल्ड के लिए मैं कह रहा हूँ, द फोल्ड इज क्लियर ओपनिंग द ब्रेकर्स। अब ब्रेकर ओपन हो गए, द सिस्टम रिटर्न्स टू पावर एंगल कर्व पीई थ्री। ठीक है। तो पावर एंगल होगा पीई थ्री से पीई वन छोटा हो जाएगा, लाइन वॉज लॉस्ट। तो जो डेल सी था, द इलेक्ट्रिकल पावर पीसी सडनली जम्प्स टू द हायर वैल्यू पीएम। तो पीई पीएम से ज्यादा वैल्यू देखने को मिलेगी। द रोटर बिगन्स टू डी एक्सीलरेट, अब हमें रोटर को डी एक्सीलरेट करना पड़ेगा, बट काइनेटिक एनर्जी कोस डेल्टा कीप्स इंक्रीजिंग, बट डेल्टा हमारा इंक्रीज होता रहेगा। इस एरिया को हमने नाम दिया है डी एक्सीलरेटिंग एरिया। तो स्टेबिलिटी हम कैसे बता पा रहे हैं, स्टेबल क्या होगा, इफ ए टू कैन बिकम इक्वल टू ए वन, तो स्टेबल है बिफोर द एंगल डेल रीच इस लिमिट वैल्यू पीई ड्रॉप्स बिलो पीएम अगेन, दोबारा ऐसा जब तक ना होता है। अनस्टेबल कब होगा, अगर ए वन ग्रेटर देन ए टू हो जाएगा। तो ये था हमारा इक्वलेरिया क्राइटेरियन। इस इक्वलेरिया क्राइटेरियन के अंदर एक हमारा निकल टर्म मिली हमें, क्रिटिकल क्लियरिंग एंगल। तो क्रिटिकल क्लियरिंग एंगल क्या होता है, क्रिटिकल क्लियरिंग एंगल इज द मैक्सिमम एंगल एट विच द फॉल्ट कैन बी क्लियर्ड, उस एंगल पर जिसपे फॉल्ट क्लियर हो चुका होगा, और जहां ए वन इक्वल्स टू ए टू एक्जेक्टली होता है। तो इसके लिए फॉर्मूला निकल के आता है cos डेल सी आर, क्रिटिकल क्लियरिंग एंगल पी एम डेल मैक्सिमम माइनस डेल नॉट पी मैक्स थ्री कोस मैक्स अपॉन पी मैक्स थ्री। चलिए अगला टॉपिक ये ले लेते हैं, क्रिटिकल क्लियरिंग एंगल। व्हाट इज क्रिटिकल क्लियरिंग एंगल। अगर हम बात करें, द एंगल, द क्रिटिकल क्लियरिंग एंगल इज डिफाइंड एज द मैक्सिमम चेंज इन द लोड एंगल कर्व बिफोर क्लियरिंग द फॉल्ट। तो जो हमारा लोड एंगल हमने कर्व बनाया हुआ है ना, इसमें जो मैक्सिमम हमें चेंज देखने को मिल रहा है, ठीक है, विदाउट लॉस एनी सिंक्रोनस, उसी को हम क्रिटिकल क्लियरिंग एंगल बोल देंगे, जितना भी चेंज देखने को मिल रहा है। जैसे आप देख पा रहे होंगे, तीन कर्व बने हुए हैं ए बी सी, देख पा रहे हैं आप तीन कर्व, जिन्हें ए बी सी नाम दिया है। जो ए है वो मेरा प्री फोल्ड कंडीशन को दिखा रहा है, जो रेड लाइन से आप शो हो रहा है, रेड लाइन से। ठीक है। जो सी है, बी की बात नहीं कर रहा हूं मैं, जो सॉरी ए बी सी, जो बी है वो फॉल्टी कंडीशन को दिखा रहा है, एंड लास्ट जो सी है वो पोस्ट फोल्ड कंडीशन को दिखा रहा है। तो तीन कर्व आप देख पा रहे होंगे। तो मैं कह सकता हूं, इन अदर वर्ड वी कैन से
when the fault occur in the system, the load angle curve begin to increase, तो load angle curve increase होता है, and the system becomes unstable, और system unstable होगा. The angle at which the fault become clear and the system become stable is called the critical angle. तो एक दूसरे भाषा में हम ये भी कह सकते हैं कि एक कर्व बना हुआ है, तो फॉल्ट जो होता है उस कर्व को इंक्रीज करना स्टार्ट कर देता है. जहां हमने फॉल्ट मिला, फॉल्ट अकर होते ही कर्व का जो एंगल है वो इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाता है. ठीक है, और जो हमारा सिस्टम अनस्टेबल हो गया, तो जब तक वो क्लियर होता है फॉल्ट और सिस्टम स्टेबल होता है, तो वहां जो मुझे एंगल मिल जाएगा वो मेरा हो जाएगा क्रिटिकल क्लियरिंग एंगल. तो इसका एक डेरिवेशन टाइप देख लेते हैं छोटा सा. अगर इसे अंदर मैंने दो चीज मानी है, y1 को मैंने माना है फॉल्ट से पहले का रिएक्टेंस हेल्थी कंडीशन में, y2 को माना है मैंने स्टेडी स्टेट लिमिट का रिएक्टेंस आफ्टर द फॉल्ट. ठीक है, मैंने y1 और y2 दो टर्म मान लिए. तो आप देख पाएंगे ट्रांजिएंट स्टेबिलिटी टू एरिया जो है A1 A2 इक्वल होने चाहिए. ठीक है, तो इसे लिखने का तरीका मैंने क्या दिखाया. जो मेरी पावर होगी, टोटल पावर, जो मेरी पावर है उसे मैं किस तरीके से लिख सकता हूँ डायग्राम में देखिएगा एक बार. में तो मेरी टोटल पावर होगी यहाँ से लेके यहाँ तक. वो कितनी होगी, तो पहले डेल नोट से डेल सी जाना है और फिर डेल सी से डेल एम जाना है. ठीक है, इस चीज को ही मैं लिख के दिखाने वाला हूँ. ये इसमें कुछ मिस्टेक हो रही है. पी एस डेल एम माइनस डेल नोट, पहली बात ये डेल नोट है, इक्वल्स टू डेल नोट से डेल सी जाना है और फिर डेल सी से डेल एम जाना है. ये मिस्टेक को सही कर लीजिएगा लिख के. पहली पावर कोफिशिएंट था y1 कोफिशिएंट है, पी मैक्स साइन डेल्टा मैक्स हो जाएगा, पी मैक्स साइन डेल्टा मैक्स हो जाएगा. पहले वाले में प्री फोल्ट और दूसरे वाले में फोल्टी कंडीशन y1 y2. बस इतना याद रखना है आपको. इतना याद रखने के बाद y1 y2 कोफिशिएंट है, हटाओ इन्हें. चलो अभी बाद में हटा देंगे. ये रहा मेरा y1, इसने लिख नहीं रखा, ये y1 है. पी मैक्स साइन का कोस लिमिट अगली डेल नोट माइनस डेल सी. ठीक है, फिर साइन का माइनस कोस लिमिट रख दी डेल सी माइनस डेल एम. ठीक है, इंटीग्रल कर लिमिट रखी है, पी मैक्स एज इट इज है. बट मैं जानता हूँ पी एस का फॉर्मूला होता है पी मैक्स साइन डेल नोट. तो पी मैक्स साइन डेल नोट इसकी वैल्यू यहाँ रख देते हैं. पी मैक्स ये तीनों में से कैंसिल होना है, तो यहाँ पे क्या बचा, डेल एम माइनस डेल नोट साइन डेल नोट, यहाँ बचा कोस डेल नोट और कोस सी. आपस में मल्टीप्लाई कर लेते हैं, वाई के अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, वाई वन कोस डेल नोट वाई कोस डेल नोट सी. वाई टू की मल्टीप्लाई कर लेते हैं और जो चीज कॉमन आ रही है वो कॉमन लेते हैं, जो कोस डेल सी नोट कॉमन आ रहा था, और वाई वन माइनस वाई टू एज इट इज बच गया मेरा, और ये एज इट इज. मुझे क्रिटिकल एंगल निकालना है, यानी कोस सी नोट की वैल्यू निकालनी है. तो इसे माइनस में भेज के इस वाले टर्म को इधर, और इसे डिवाइड में भेजना है बस आपको. तो सारी मिसप्रिंट मुझे देखने को लग रहा है इस पीपीटी में. चलिए, मैंने वही काम करा है कोस सी नोट की वैल्यू निकालने के लिए, ये टर्म माइनस में भेज के इधर, और ये y1 माइनस वाई टू डिवाइड में भेज दिया है. तो ये मेरा क्रिटिकल एंगल के लिए एक डेरिवेशन हो गया है. उसके बाद मैं कह सकता हूँ कि पी एस की वैल्यू पी मैक्स साइन डेल नोट होती है. ठीक है, अगर मुझे डेल एम को इस डेल नोट की फॉर्म में लिखना हो तो मैं कैसे लिख सकता हूँ. मुझे पता है ये जो कर्व था मेरा, ये पाई होता है पूरा, ये कितना एंगल होता है, पाई. यहाँ मेरा क्या है, डेल एम, यहाँ मेरा क्या है, डेल नोट. अगर इस डेल एम को मुझे डेल नोट की फॉर्म में लिखना हो तो मैं क्या लिख सकता हूँ, पाई माइनस डेल एम. अगर पाई में से डेल एम घटा दूंगा तो ये जो टर्म बचेगी ये मेरी किसके बराबर होगी, डेल नोट के. तो यहाँ मैं इस तरीके से इसे लिख पा रहा हूँ कि डेल एम को पाई माइनस डेल एम.
तो दोनों को अगर मैं इक्वेट करता हूँ तो पी मैक्स से पी मैक्स कटेगा, तो साइन डेल नोट की वैल्यू हो जाएगी y2 साइन पाई माइनस डेल एम। अब मुझे डेल एम निकालना है, तो y2 पहले इधर भेजा, डिवाइड में आया, ठीक है, साइन इधर जाके साइन इनवर्स बन गया, और ये इधर प्लस माइनस कर लिया, तो पाई माइनस साइन इनवर्स साइन डेल एम अपॉन y2। एक लास्ट टॉपिक, सॉल्यूशन ऑफ स्ट्रिंग इक्वेशन बाय पॉइंट टू पॉइंट मेथड, या पॉइंट बाय पॉइंट मेथड, या स्टेप टू स्टेप मेथड। अब वही कहानी कि स्विंग इक्वेशन एक नॉन लीनियर इक्वेशन है, नंबर ऑफ बसेस ज्यादा होंगे, नंबर ऑफ जनरेटर ज्यादा होंगे, तो नंबर ऑफ इक्वेशन ज्यादा बनेंगे जिन्हें सोल्व करना मुश्किल हो जाता है। तो एक अनदर मेथड बनाया है पॉइंट टू मेथड, जिसकी सहायता से हम इजिली फॉल्ट की स्टेबिलिटी सोल्व कर सकते हैं, फॉल्ट फाइंड कर सकते हैं और सोल्व कर सकते हैं। इसके अंदर क्या होगा, जो हमने ग्राफ जनरेट करे हैं उन्हें एक डिस्क्रीट फॉर्म में हम बना लेंगे। डिस्क्रीट फॉर्म में बनाने का फायदा ये होता है कि उससे वैल्यू उठानी आसान होती है। जिस पॉइंट पे वैल्यू चाहिए वो वैल्यू हम इजीली उठा लेंगे और अपने कैलकुलेशन कर लेंगे। तो यही फायदा है इस पॉइंट टू पॉइंट मेथड का या स्टेप टू स्टेप मेथड का। इसके अंदर क्या होता है, मैंने फिर से अपनी स्विंग इक्वेशन उठाई, जो कि कुछ इस तरीके से लिख भी रखी थी मैंने। यहाँ पे ये m की वैल्यू थी है ना, एम डी स्क्वायर डेल अपॉन डी टी स्क्वायर पी एम माइनस पी। जहां मुझे पता है पी की वैल्यू क्या होती है, पी मैक्स साइन डेल होता है, पी ए क्या होता है, पी एम माइनस पी मेरा पी ए ही होता है। ठीक है, तो अगर मैं क्या करूं, मेरी जो इक्वेशन थी m डेल डी स्क्वायर डेल अपॉन डी टी स्क्वायर, इसकी वैल्यू क्या थी मेरी, पी ए की इक्वल थी। ये मेरे वैल्यू आ जाएगी डे स्क्वायर डेल अपॉन डी टी स्क्वायर इक्वल्स टू पी ए अपॉन एम। ये तो होगा। तो ये मैंने लास्ट में अपनी इक्वेशन को चेंज कर लिया इस तरीके से। अब मैं कह सकता हूँ द इक्वेशन इज नॉन लीनियर इक्वेशन ड्यूरिंग ट्रांजिशन स्टेट, डेल इज अ फंक्शन ऑफ टाइम, तो हम इसे डेल टी लिख सकते हैं। पॉइंट टू पॉइंट मेथड, द सॉल्यूशन ऑफ डेल टी इज ऑब्टेन बाय डिवाइडिंग द टाइम इनटू स्मॉल इक्वल इंटरवल। कोई पूरा टाइम है जिसमें कोई ग्राफ बना हुआ है, उसे हमने डिवाइड कर लिया छोटे छोटे इंटरवल में, डेल्टा टी टी वाले में, इक्वल इंटरवल में। ठीक, चलिए कुछ अजम्पशंस हैं। अजम्पशन क्या है, जो मेरा पावर वाला होगा ग्राफ, इसमें कुछ ग्राफ्स हैं, जो पावर वाला ग्राफ होगा, द एक्सीलरेशन पावर पी ए कंप्यूटेड एट द बिगिनिंग ऑफ द इंटरवल इज एज्यूम। ये मैं आपको डायग्राम से बताता हूँ, इस चीज को मैं आपको डायग्राम पे आते हैं वापस, डायग्राम से बताता हूँ अजम्पशन क्या है। आप एक ग्राफ देख पा रहे होंगे, ये पावर और टाइम के बीच में बना हुआ ये ग्राफ पा रहे होंगे आप, ठीक है। इस ग्राफ में जो, जैसे ये वाली जो लाइन है, कलर चेंज करके लिख रहा हूँ मैं ब्लू कलर से, ये वाली जो लाइन आ रही है, ये लेट मी चेंज, ये लाइन जो ब्लू कलर से आ रही है ये एक्चुअल ग्राफ है। इसे डिस्क्रीट फॉर्म में चेंज करना है, कंटिन्यूअस ग्राफ है, डिस्क्रीट सॉल्यूशन चाहिए मुझे इसका। कुछ टाइम इंटरवल बना रखे हैं मैंने, ये रहे, ठीक है, ये जो टाइम इंटरवल है, कुछ टाइम इंटरवल बनाए हैं, ठीक है, n-2 तक। इस ग्राफ को मुझे चेंज करना है डिस्क्रीट फॉर्म में। तो मैंने क्या करा, ये क्या कहता है कि हर इंटरवल की मिड वैल्यू और उससे नेक्स्ट इंटरवल की मिड वैल्यू तक उसे कांस्टेंट मान लीजिए। जैसे कि ये मिड वैल्यू है n-2, ये मिड वैल्यू है n-1 और n के बीच की, इन दोनों के बीच की वैल्यू तक ये कांस्टेंट रहेगा जिस पॉइंट पे भी हो। तो इस पॉइंट पे ये इतना था, तो यहां से यहां तक हर वैल्यू ये इसकी सेम इतनी ही रहेगी पावर की। नेक्स्ट, यहाँ से यहाँ तक एक सेम रहेगा, फिर इसके बाद जो भी होगी यहाँ से यहाँ तक सेम सेम रहेगा, इसके बाद जो भी होगी यहाँ से यहाँ तक सेम रहेगा, ऐसे ऊपर मिड वैल्यू यहाँ से यहाँ तक सेम, यहाँ से यहाँ तक सेम, इस तरीके से ये मुझे डिस्क्रीट फॉर्म में मिल जाएगा। अब इसकी वैल्यू मैं इजिली उठा सकता हूँ यहाँ से, ठीक है। इसी तरीके से मैं अगर ओमेगा ग्राफ देखूँ, तो ओमेगा ग्राफ ये आ रहा है। ओमेगा ग्राफ में क्या लिया है मैंने, ओमेगा ग्राफ में स्टार्टिंग, जहां से इंटरवल की स्टार्टिंग है, जहां से अगला इंटरवल आता है वहां तक कांस्टेंट रहना है, फिर अगला, तो यहाँ से n-2 n-1 तक कांस्टेंट रहना है, फिर अगला यहाँ से यहाँ तक कांस्टेंट रहना है, अगला यहाँ से यहाँ तक कांस्टेंट रहना है। इसमें स्टार्टिंग और एंड है, हर इंटरवल की स्टार्टिंग और एंड कांस्टेंट रहनी है। तो पावर में तो क्या था, इंटरवल की मिड वैल्यू में कांस्टेंट है, दो इंटरवल के मिड वैल्यू में कांस्टेंट रहेगी पावर। स्पीड में क्या था, इंटरवल जहां से स्टार्ट हो रहा है जहां एंड हो रहा है उसकी वैल्यू कांस्टेंट रहनी है वहां तक।
स्पीड की। तो ये मेरे दो ग्राफ जनरेट होंगे डिस्क्रीट फॉर्म में। तीसरा और हो जाएगा डेल का। डेल का क्या कह रहा है? डेल का ग्राफ कुछ इस तरीके से दिखेगा ये। अब ये ग्राफ मुझे ऊपर से जनरेट हो जाएंगे, क्योंकि ये ऊपर पहले पी का बनेगा, फिर ओमेगा का बनेगा, फिर डेल का बन जाएगा। इस तरीके से ये ग्राफ मेरे को देखने को मिलेगी। अब देखिए, ये डेल का ग्राफ मुझे मिल गया। मैं कह रहा हूं, अगर मुझे डेल एन माइनस वन निकालना है तो वैल्यू ऑफ डेल क्या है? डेल द वैल्यू ऑफ डेल एट द एंड ऑफ एन माइनस वन इंटरवल। ठीक है, डेल एन माइनस वन क्या है? डेल पर एन माइनस वन वैल्यू है टाइम इंटरवल पे। अगर मैं लिखूं ओमेगा एन हाफ, एन माइनस हाफ, तो ओमेगा एन माइनस हाफ ग्राफ में देखते हैं फटाफट, कहाँ है ओमेगा एन माइनस हाफ? कहाँ है ओमेगा एन माइनस हाफ? तो देखिएगा, ओमेगा एन माइनस हाफ इस जगह बैठ रहा है, ये यहाँ से, यहाँ से ये वैल्यू, यानी कि ओमेगा एन माइनस हाफ क्या है? एन माइनस वन इंटरवल पे वैल्यू है स्पीड की। ठीक है, और एन माइनस वन पे पी की वैल्यू एन माइनस वन। तो ये सारी वैल्यू हमने लिख ली। लेकिन हमें पता है पी एक्सेलरेशन किसके बराबर होता है? पी एम माइनस पीई, और पी की वैल्यू पी मैक्स। और हमें पता है डेल स्क्वायर डेल अपॉन डेल टी स्क्वायर किसके इक्वल हो रहा है? पी ए अपॉन एम के। ठीक है, तो इसे मैं क्या लिख सकता हूँ? डेल ओमेगा अपॉन डेल टी भी लिख सकता हूँ, या डेल ओमेगा अपॉन डेल टी लिख सकता हूँ। ठीक है, तो डेल ओमेगा की वैल्यू होगी डेल टी पी ए अपॉन एम। अगर मैं बात करूँ ओमेगा एन माइनस थ्री बाई टू की, द वैल्यू ऑफ कितनी nth इंटरवल की बात हो जाएगी यहाँ पे। तो फॉर कैलकुलेटिंग nth इंटरवल हम क्या निकाल लेंगे? ओमेगा की nth इंटरवल की वैल्यू निकालने के लिए हाफ और थ्री बाई टू दोनों को माइनस कर लेते हैं। दोनों को माइनस करके वैल्यू आएगी मेरे पास, दोनों की वैल्यू ये रही, थ्री बाई टू की ये रही, ठीक है, और वन बाई टू की ये रही। तो दोनों की माइनस करके मैं इसकी वैल्यू निकाल सकता हूँ ओमेगा की। इसी तरीके से मैं डेल की वैल्यू भी निकाल सकता हूँ माइनस करके। और लास्ट, हाँ जी, तो ये मेरा डेरिवेशन है। यहाँ पर मैं इन दोनों को अगर माइनस कर दूं तो मेरी ये लास्ट वैल्यू आ जाएगी। माइनस कैसे करना है देखिए, डेल ओमेगा इक्वल्स टू डेल एन माइनस वन बाई टू, और माइनस करना है ओमेगा एन माइनस थ्री बाई टू। दोनों की वैल्यू मैंने निकाल ली है, ये जी थ्री बाई टू की वैल्यू और ये जी वन बाई टू की वैल्यू। दोनों को अगर मैं माइनस कर दूंगा तो मेरी डेल ओमेगा की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। डेल ओमेगा की वैल्यू मैंने फाइंड हो गई, और मुझे डेल डेल की वैल्यू वैल्यू फाइंड करनी है, तो मैं आराम से कर सकता हूँ। डेल एन माइनस वन और डेल एन को दोनों को आपस में माइनस कर सकते हैं, तो मेरी यहाँ पे डेल एन की वैल्यू भी निकल जाएगी। तो ये था आज का लास्ट डेरिवेशन। सो थैंक यू क्लास। थैंक यू सर।